हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विज्ञान सदन में। और ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, या लास्ट ईयर उन्होंने 12th करी थी, ठीक है, या जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है किसी भी कॉलेजेस में, ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर 12th करी थी उनको एडमिशन नहीं मिला हो या उनका एंट्रेंस में नहीं हुआ हो, उनके लिए भी, और जो इस साल 12th दे रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये है हमारा CUET 2023। अब CUET 2023 है क्या? सबसे पहले CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? एक्चुअल में पहले क्या होता था, पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी एंट्रेंसेस के लिए, लेकिन अब से मतलब लास्ट ईयर से ऐसा हो गया है कि CUET एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सारे कॉलेजेस जो होंगे वो एडमिशन ले पाएंगे। एक कॉमन एंट्रेंस होगा, उसके बेसिस पे जिनके डिफरेंट मार्क्स जो भी क्राइटेरिया रखेंगे कॉलेजेस, उनके हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलेंगे, बट बाय द हेल्प ऑफ सिंगल प्लेटफॉर्म और सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज CUET 2023। ओके। अब एक खुशखबरी क्या है, एक गुड न्यूज़ है कि जो लास्ट डेट थी, जो 12th ऑफ मार्च थी, उसे एक्सटेंड करके अब कर दिया गया है CUET की डेट 30th मार्च, ठीक है। तो अब जो न्यू डेट होने वाली है वो हमारी होने वाली है 30th मार्च। इस तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो भी जैसे एक्सटेंशन हुआ है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर हमारा जो लास्ट डेट है वो 30th मार्च हो गया है, ठीक है। अब हम आज के स्लाइड में या आज का ये जो वीडियो है इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि CUET 2023 के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है ये भी जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है जैसे एक्सटेंशन हो गया या कब तक हम फीस सबमिट करवा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, या आगे आने वाली जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो क्या है, सेफ स्कोर क्या है, ठीक है, और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में या इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं इन क्लास 12th, ठीक है, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या वो बच्चे जो पास्ट क्लास 12th मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर मतलब 12th कर ली है, मतलब जिन्होंने 2022 में या 2021 में जिन्होंने 12th करी है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो पास कर चुके हैं 12th और वो कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। ये क्या है, CUET जो है बेसिकली ये UG के लिए एडमिशन है, ये UG के लिए फॉर्म है, ठीक है। UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये UG के लिए मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वालिफिकेशन की बात करी कि जो बच्चा अभी क्लास 12th में है, एग्ज़ाम दे रहा है, या जो बच्चा क्लास 12th पास कर चुका है, वो दोनों ही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर द कॉलेज एडमिशन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी एज लिमिट। तो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, अभी राइट नाउ ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है कि द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया if any of the university, institution, organization in which they are desirous of taking admissions। कहने का मतलब क्या है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, मतलब जैसे DU हो सकता है,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो सकती है या कोई और यूनिवर्सिटी हो सकती है, अगर वो वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उस केस में जो एज लिमिट है वो हो सकती है, बट एज सच राइट नाउ ऐसी कोई एज लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, CUET के लिए एज लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए डेट हो सकती है कि कोई डेट हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस कितने होने वाली है सर। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो क्या रहेगी। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, एक मिनट, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी। मतलब ये क्या है, जैसे हम जब UG का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो हमें अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ाने हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसा अगर सोच के चलें कि सिर्फ मुझे BA LLB का ही फॉर्म भरना है, तो ये तो पर्टिकुलर हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एडमिशन के चांसेस बढ़ाने हैं कॉलेजेस में। तो हम क्या करेंगे, हम BA ऑनर्स हिस्ट्री भी भर देंगे, है ना, BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए भी भर देंगे। फिर अगर हम पोल साइंस भी भर सकते हैं, ठीक है, पोल साइंस भी हमने भर दिया। या फिर मान लीजिए कि मैंने इकोनॉमिक्स का भी कोई कोर्स भर दिया, इकोनॉमिक्स का भी फॉर्म भर दिया। तो ऐसे डिफरेंट हम फॉर्म्स भर सकते हैं ताकि हमारे एडमिशन्स के चांसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स, अप टू 7 सब्जेक्ट्स, अप टू 10 सब्जेक्ट्स, तो इनका मैं मतलब समझाता हूँ क्या है। जैसे लिखा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और इसमें लिखा है अप टू 3 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स। तो अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट भरता है, जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भर सकते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा सब्जेक्ट कोई भर रहा है, जैसे अगर किसी ने 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया, मतलब ऐसा मान लो कि पोल साइंस के लिए अप्लाई किया, हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, या इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया, या BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, ठीक है। ऐसा BSc के साथ भी हो सकता है, BSc में भी डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, बायोलॉजी ऑनर्स हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया। तो ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उसी तरह कॉमर्स में भी हो सकते हैं, किसी को बिजनेस से रिलेटेड करना हो, किसी को अकाउंटेंसी में जाना हो, या कोई अदर सब्जेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सॉरी, एक मिनट, आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, अगर 3 सब्जेक्ट्स आपने फिल करे, और अब पहले जनरल की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चा जनरल में है उसे अगर वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए फिलअप करता है फॉर्म, तो 750 रुपीज़ देने होंगे। 7 सब्जेक्ट्स के लिए करता है तो 1500, एंड अगर 10 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करता है तो 1750, मतलब 1750 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई OBC है और नॉन क्रीमिलेयर है, नॉन क्रीमिलेयर आप समझते हैं जो भी OBC है, या कोई EWS से फॉर्म भर रहा है, तो 3 सब्जेक्ट्स तक 700 रुपीज़ देने होंगे, 7 सब्जेक्ट्स तक 1400, और 10 सब्जेक्ट्स के लिए 1650 रुपीज़ सबमिट कराने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस है ये। फिर अगर हम उसके बाद बात करें, जैसे कोई SC है, ST है, या PWD कैंडिडेट है, या थर्ड जेंडर कोई कैंडिडेट है, तो उन केसेस में जैसे 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर फिल करना है तो 650, अगर 7 सब्जेक्ट्स के लिए फिल करना है तो 1300, एंड अगर अप टू 10 सब्जेक्ट्स के लिए फिल करना है तो बेसिकली आपको 1550 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और सेंटर्स आउटसाइड जनरल इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई सेंटर्स पे आपको एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए फीस में कुछ हाइक हो रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, कि सर इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। अब तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 फरवरी को स्टार्ट हुआ था,
और अभी तक इसकी डेट 12 मार्च थी, जो कि अब बढ़ाकर 30 मार्च कर दी गई है। कब तक कर सकते हैं? 9:50 PM तक, ठीक है। तो रात के 9:50 तक आप सबमिट कर सकते हैं, 30 मार्च तक, ठीक है। अब लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, मतलब अगर हमें मतलब फीस सबमिशन है वो कब तक कर देना है, वो भी लास्ट डेट ही है, 30 मार्च तक हमें सबमिट कर देना है। फिर जो करेक्शंस होंगे फॉर्म में वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे, ठीक है, 11:50 तक रात के, ठीक है। जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी होगा कि आपका सेंटर कौन सा लोकेशन हुआ, तो 30 अप्रैल के आसपास आपको पता चल जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो है ये कल ही आया है, मतलब रात में ही वो हुआ है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो उसी के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब एडमिट कार्ड जो है एनटीए की वेबसाइट से वो 2nd वीक ऑफ मई में निकलेगा, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 21 मई 2023 से 31 मई 2023 तक हो जाएगा। और हो सकता है कि वो जून के 1 से 7 जून तक हो जाए, मतलब थोड़ा एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो एक्सटेंशन हुआ तो भी देखते हैं, मतलब वो एक्सटेंशन एग्ज़ाम की बात हो रही है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज वो अनाउंस होगा वेबसाइट पे। कहने का मतलब जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आपने क्या क्या ऑप्शंस आपने क्लिक करे थे या टिक करके आए थे, उसके एक PDF आता है जिसमें आपको आंसर कीज भी मिलती हैं, और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब जो एग्ज़ाम में आपने भरे होंगे रिस्पॉन्सेज वो भी मिलते हैं। जैसे MCQ होगा तो आपने एक टिक किया होगा, तो जो आपने टिक किया होगा और जो राइट आंसर होगा उससे वैसा एक शीट आती है, वैसा एक वो निकलता है, एग्ज़ाम पेपर निकलता है, जो कि वेबसाइट पे निकलेगा और ये हमें पता चल जाएगा। वेबसाइट जो है एनटीए की वो आपको पता है, www.nta.ac.in। उसके बाद रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें होंगी, जैसे अभी तो एग्ज़ाम का ही नहीं पता है। एक्सपेक्टेड डेट है 21 से 31 में, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सटेंशन भी हो सकता है, तो एग्ज़ाम के बाद चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है सर? तो देखो यहाँ पर क्या है, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक सेक्शन आता है जिसमें हमें सब्जेक्ट्स डिसाइड करने होते हैं। अब वो सब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। तो देखो सेक्शन 1A जो है उसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, और इसमें क्या होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे पर लैंग्वेज। उसमें से आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। सेक्शन 1B इसके अंदर 20 लैंग्वेजेस में से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 1A, मतलब ये जो लैंग्वेजेस होंगी ये सेक्शन 1A में नहीं होंगी, तो वो सेक्शन 1B में होगी। इसमें भी आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए भी सेम टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है। ये क्या है, ये 13 लैंग्वेजेस अलग अलग हैं बेसिकली। ये नॉर्मल लैंग्वेजेस है 1A में, और 1B में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जो 1A में नहीं है, जैसे कोई स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो उस केसेस में सेक्शन 1B फॉलो करेंगे। फिर एक सेक्शन 2 है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का क्या मतलब, सपोज कीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। तो आप अगर मान लो साइंस बैकग्राउंड से हो तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट कोर्सेज होंगे, जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा या बायोलॉजी होगा, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इन सभी सब्जेक्ट्स में से, जैसे आपको अगर फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। अगर आपको केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो केमिस्ट्री आपका डोमेन हो गया,
मैथ्स में लेना है तो मैथ्स डोमेन हो जाएगा, उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट्स डोमेन हो जाएंगे। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उस केस में क्या होगा, हिस्ट्री हो सकता है, पोल साइंस हो सकता है, या आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है। तो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए जो आपने क्लास 12th में स्टडी करे हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और इसमें भी टाइम आपको 45 मिनट्स का मिलेगा हर सब्जेक्ट के लिए। सेक्शन 3 जो है ये एक जनरल टेस्ट है जिसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 65 अटेम्प्ट करने होंगे और इसके लिए टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। अब सर ये जनरल टेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, जैसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स तो हो गए हमारे पास जो भी हमने क्लास 12th में पढ़े हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि हमें BA LLB करनी है। क्या करनी है, BA LLB। तो जो BA LLB है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 इयर्स का, वो क्या है, मान लो आप BHU से करना चाहते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो BHU से आप करना चाहते हो, तो BHU में क्या है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो है ही है वहाँ पे, एक लीगल स्टडीज़, लेकिन उसके अलावा भी एक जनरल टेस्ट है वो। और वो जो जनरल टेस्ट होगा वो बेसिकली आपका डिफरेंट एक टेस्ट है जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है। समझ पा रहे हो आप, मतलब वो जो भी हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उनसे थोड़ा सा हटकर है, और वो हर कॉलेज नहीं करवा रहा है। ठीक है, जैसे DU में ऐसा नहीं है, किसी कोर्स के लिए नहीं है, किसी कोर्स के लिए हो सकता है। तो ये डिफरेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्स के हिसाब से डिसाइड करती है कि उन्हें जनरल टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो जनरल टेस्ट नहीं करवा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो जनरल टेस्ट करवा रही हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है इस पेपर में। अगर मान लो कि 1 मार्क्स आपका कट होगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे हर करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपने सही टिक किया, सही आपने क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत मार्क करके आए हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, तो हमें बिल्कुल संभल के चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट है कि जो एग्जामिनेशन है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। पहले तो हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। मान लो कि कोई A स्टूडेंट है और एक B स्टूडेंट है, तो उसे क्या करना है, एक लैंग्वेज जो होगा वो तो देना ही देना है। वो 2 लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट मांगी हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट में लैंग्वेज डिफरेंट मांगी हो। B स्टूडेंट है, वो भी क्या कर सकता है, 2 लैंग्वेज दे सकता है या 1 लैंग्वेज दे सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, कि वो कितने लैंग्वेज देना चाहता है। अब उसके बाद क्या है, मान लो किसी पर्सन ने 4 स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट्स भर दिए, किसके लिए, मतलब 4 डोमेन सब्जेक्ट्स भरे 4 अलग अलग कोर्सेज के लिए, और कहीं पे हो सकता है कि जनरल टेस्ट की ज़रूरत हो। ये आपके डोमेन हो गया और ये आपका जनरल टेस्ट हो गया। ठीक है, GT लिख लेते हैं, जनरल टेस्ट हो गया, या जनरल टेस्ट ही लिख लो। तो एक जनरल टेस्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे 4 इन्होंने लिया है, 4 हमने डोमेन सब्जेक्ट्स लिया है, तो उन्होंने बोल रखा है कि मैक्सिमम आप जो एग्जाम्स दे सकते हो, मैक्सिमम जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके 9 सब्जेक्ट्स ही होंगे। कितने हो सकते हैं, 9। तो इसका मतलब अगर मान लो आप 2 लैंग्वेज दे रहे हो, फिर एक आपका डोमेन आप अगर मान लो सपोज करो दे रहे हो, तो 6 आप और सब्जेक्ट्स दे सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन शायद हो सकता है। ठीक है, अगर आप 2 लैंग्वेज दो तो ठीक है, और अगर आप मान लो 1 लैंग्वेज दे रहे हो तो 7 आप सब्जेक्ट्स दे सकते हो, 1 जनरल टेस्ट दे सकते हो। तो जनरल टेस्ट डिफाइन करता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो। तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको
मतलब किसी कोर्स में हो सकता है जनरल टेस्ट की जरूरत पड़े, किसी में नहीं पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई है। मैक्सिमम आप 9 सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। तो जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 स्लॉट्स में होगा। स्लॉट 1 जो कि मॉर्निंग सेशन होगा, उसमें देखो आपको 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो 1A था। उसके बाद उसमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 40 आउट ऑफ 50 आपको करने हैं। मार्क्स जो रहेगा पर क्वेश्चन 5 रहेगा और टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे 200, ठीक है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो आप फर्स्ट शिफ्ट में दे सकते हो वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट दे सकते हो। तो मतलब एक लैंग्वेज हो गया और 2 आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही रहने वाला है कि 40 आउट ऑफ 50 रहेंगे, मतलब 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी 5 मार्क्स रहेगी और टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके 200 हो जाएंगे। और एक आप जनरल टेस्ट दे सकते हो जिसमें आपका 60 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 300 के टोटल ये मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है उसके लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी 45 मिनट्स, और जो जनरल टेस्ट है उसके लिए 60 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 60 क्वेश्चंस ही आपको करने, शायद कहीं पे 65 हो गया गलती से, तो ये 60 ही है क्वेश्चन, ठीक है। कितने में से? 75 में से। तो इन टोटल ये कितने मार्क्स हो गए? 200, 200 और 300, तो ये 700 का पेपर हो गया, ठीक है। स्लॉट 2 जो रहेगा, आफ्टरनून स्लॉट जो है, सेशन है, उसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। रिमेनिंग 12 लैंग्वेजेस जो कि 1B में थी। किस में थी? 1B में जो लैंग्वेजेस थी उसमें से आपने हो सकता है कोई लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो, तो आपका एक वो टेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें अगेन 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे और टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 200 रहेंगे इसमें, और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स की वेटेज के साथ रहेगा। और अब जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो मैक्सिमम आप यहाँ कितने दे सकते हो? 4 सब्जेक्ट्स दे सकते हो, जिसमें भी सेम वेटेज रहेगी 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, और हर क्वेश्चन की वेटेज 5 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो हो गए वो 200, 200 ये हो गए आपके 400 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हो। टाइम ड्यूरेशन जो है वो लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स ही है, उसके बाद डोमेन के लिए 45 है, ठीक है। तो यही आपका रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन 1A जो है उसमें कौन कौन से लैंग्वेज हैं। सेक्शन 1A में आपकी जो लैंग्वेजेस रहेंगी वो हो सकती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये आपके सेक्शन 1A के लैंग्वेजेस हैं। अब कई जो डिफरेंट स्टेट से जो लोग आए हुए होते हैं उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है, तो वो आपकी सेक्शन 1B में कवर होगी। जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन और चाइनीज़। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हो गई वो एक अलग लैंग्वेजेस हो गई ना, ठीक है। जो सेक्शन 1A में नहीं है वो सेक्शन 1B में इंक्लूड होगी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है जो कि दिए गए हैं हमें, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी या जूलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज़ जो कि BA LLB के लिए है, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर आपका फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा, फिजिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकती है डांस, कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक, जनरल म्यूजिक हो सकता है जनरली हिंदुस्तानी, कर्नाटकी, रविंद्रा संगीत, परक्यूशन, नॉन परक्यूशन और संस्कृत। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स, जो आपके दिए गए हैं किसमें, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट है जनरल टेस्ट कि सर जनरल टेस्ट में क्या आएगा, ये एक क्वेश्चन है। तो देखो जनरल टेस्ट जो है, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एक तो जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएगा। तो करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा डेली बेसिस पे। फिर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग आएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी। तो ये जो सिलेबस है बेसिकली ये किसके लिए है, जनरल टेस्ट के लिए। ये बेसिकली हर यूनिवर्सिटी नहीं करा रही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये टेस्ट करवा रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम डेट्स हैं। ठीक है, एक मिनट, ये आई थिंक सो हमने कवर नहीं करा है। कुछ एग्ज़ाम डेट्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। सिटी का अनाउंसमेंट रहेगा 30 अप्रैल को। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड रहेगा NTA वेबसाइट से, जो कि 2nd वीक ऑफ द मे होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी वो 21 मई से 31 मई रहेगी। और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, जिसकी मैंने पहले भी बात कर ली है, या आंसर कीज, वो जो रहेगी वो वेबसाइट पे आ जाएगी जब भी आनी होगी। अभी हम डेट नहीं कह सकते कि कब आएगी, वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो भी होगा वो हमें वेबसाइट से ही पता चलेगा। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की या सेफ स्कोर की, तो अब है क्या ऐसा, देखो जैसे अगर 800 मार्क्स का अगर ये एग्ज़ाम होता है या 700 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर 800 मार्क्स का एग्ज़ाम है ये, वैसे तो ये जो रहेगा ये चीज़ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो रहेंगी वो अपना अलग डिफाइन करेगी कट ऑफ। ठीक है, तो उसके हिसाब से चीज़ें रहेंगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, जितना मैक्सिमम हमसे हो सके उतना हमें स्कोर करके चलना है। जैसे अगर 800 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम है तो हमें कोशिश करना है कि 710 प्लस रहे हमारे मार्क्स, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मान लो OBC SC ST है तो 20 मार्क्स आप कम कर लो। OBC लगभग 690 के आसपास रहेगा, SC मान लो 670 के आसपास मान लो, और अप्रॉक्स 650 के आसपास आप ST के लिए मान सकते हो। तो डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना कट ऑफ रहेगा, और बाकी आपको मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर करना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज़ और यहाँ पर अनाउंसमेंट है, हम यहाँ पर कोर्स लेकर आ रहे हैं जो बच्चे BSc के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए,
और केमिस्ट्री के लिए। तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले टाइम में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।